योर आंसर बी, लेंथ मास वेलोसिटी। क्या फंडामेंटल सिस्टम हो सकता है? यस, हो सकता है। नहीं हो सकता। फंडामेंटल सिस्टम चेक करना है तो ये चेक करना है कि उस सेट की कोई एक क्वांटिटी रिमेनिंग के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी जा सकती। तो क्या मैं वेलोसिटी को मास और लेंथ से लिख सकता हूं? वेलोसिटी मास आता ही नहीं, राइट? इसका मतलब वेलोसिटी कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। तो इसका ये भी मतलब होता है हेंस लेंथ कैन नॉट बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल सेट माना जा सकता है? यस, माना जा सकता है। लेकिन उसने पूछा है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर। हमें तो नहीं वाला आंसर देना है, तो ए पार्ट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। एक और चीज, जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो दौड़ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। दौड़ सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि हमने सीखा या नहीं सीखा। क्वेश्चन इसलिए नहीं कि तुम्हें बार बार टेस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन इसलिए कि तुम और अच्छा सीख जाओ, तुम्हारे अंदर और परफेक्शन क्रिएट हो। या तो हालात ये हो जाते हैं कि बच्चे ने पेपर दिया और गलती से एक आंसर सही हो गया, तुक्का मार के, तो भी खुश रहता है। मान हम पेपर दे रहे, 2 क्वेश्चन हमने गेस मार कर दिया, गेस करके, और फिर हम खुश होते हैं, देखो नंबर आ गया मेरा। ये अपने साथ ही तो ब्लफ हुआ ना। तो खुश तब होना है जब समझ में आ जाए। क्या बी पार्ट हो सकता है? लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। दिस कैन नॉट बी ए फंडामेंटल सेट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेलोसिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। बात समझ में आ गई, राइट? तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप पता है सिंगल करेक्ट है तो पेपर में सीओडी नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी तो पढ़ना है। ये भी एक अप्रोच होती है कि हमारा पर्पस तो सीखना था, केवल आंसर सॉल्व करना थोड़ी ना था। सिंगल करेक्ट था, बी मिल गया, पेपर दे रहे हो तो बी टिक करना, टाइम बचाने के लिए सीओडी छोड़ देना। लेकिन घर में अगर पढ़ रहे हो इसका मतलब है तुम्हें सी भी चेक करना है और तुम्हें डी भी चेक करना है, एंड पुट योर प्रॉपर लॉजिक्स। सी पार्ट चेक कर लेते हैं, मास, टाइम एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास मास नहीं होता, टाइम के पास खुद फंडामेंटल है, मास हो नहीं सकता है। इट मींस वेलोसिटी कैन नॉट बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड टाइम, hence any quantity of this set cannot be written in terms of the remaining 2 quantities। इसका मतलब ये फंडामेंटल सेट हो सकता है, लेकिन उसने पूछा नहीं हो सकता है। अब आते हैं डी वाले, लेंथ, टाइम एंड मास। क्या हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। इसका मतलब ए सी डी वाले जो पार्ट्स थे ना, वो फंडामेंटल को जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी पार्ट करेक्ट हो गया। तो समझ में, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, ये भी सोचना है कि हमें क्वेश्चन के साथ हैंडल कैसे करना है। हमारा अभी का मकसद केवल सीखना है, अपनी कैपेबिलिटीज, अपना लेवल, अपनी कैपेसिटी सब बढ़ाने की जरूरत है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। A physical quantity is measured and the result is expressed as NU। तो NU का मतलब तो समझ गए होगा। N का मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू और U का मतलब सब्जी खरीदने गए और उससे बोला कि, ऐसा बोलता है ना, 1 पाव 2 पाव, यहाँ पाव में चलता है बहुत, तो पाव का मतलब होता है 250 ग्राम। तो उसने सब्जी बोल दी कितना, 250 ग्राम। तो 250 क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और ग्राम क्या था? तो किसी ने 250 ग्राम बोला तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 250 हो गई, यूनिट हो गई ग्राम। और किसी ने बोला 1 पाव, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई, यूनिट क्या हो गई? पाव हो गई। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब रिप्रेजेंट की जाती है तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, साथ में यूनिट लिखते हैं, एंड दिस इज द मेजरमेंट। वही उसने लिखा है NU where U is the unit and N is the numerical value। If the result is expressed in various units then कौन सा पार्ट करेक्ट होगा? ये बात तो कहते कहते काफी टाइम हो गया कि जितनी बड़ी यूनिट उतना छोटा मेजरमेंट। चलो अपनी हाइट हम मिलीमीटर से मेजर करते तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली थी। अपनी हाइट हम सेंटीमीटर से मेजर करते तो थोड़ी
छोटी आती। अपनी हाइट हम फिट से मेजर करते तो न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी और छोटी आती, और अपनी हाइट अगर हम मीटर स्केल से मेजर करें तो बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। अब किलोमीटर से मेजर करेंगे नहीं, क्योंकि हम 1 किलोमीटर के हैं भी नहीं। पता चला 1 किलोमीटर लंबा टेप रखा, देखा मैं तो 1 तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, देन अवर आंसर इज, तो बोलेंगे हम 0 किलोमीटर के हैं, यही तो बोलेंगे। अपना वजन तौलाने के पहुंच गए कहां पे, जो जहां ट्रक तौले जाते। अब पता चला उसने बोला कि मेरे पास मिनिमम मेजरमेंट 100 किलोग्राम का है, और तुम जबरदस्ती उससे बोल रहे हो कि नहीं मुझे एक बिल बना के दे दो कि मेरा वजन कितना है, तो लिख के दे देगा 0 किलोग्राम। क्यों? अब तुम बताते फिरते रहो कि नहीं आई एम 0 किलो, फिजिक्स वाला तो समझ भी जाएगा, बाकी तो कहेंगे पागल हो गए। हाउ ही कैन बी 0 किलोग्राम, ही कैन बी 0 किलोग्राम, सी कैन बी 0 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि जो उसने यूनिट यूज करी है ना, उस यूनिट में आंसर कितना आ रहा है, 0। हाँ 10 किलोग्राम से मेजर करता तुम्हारा वेट एक्चुअली 55 किलोग्राम होता, तो आंसर आ जाता 5। 5 इंटू 10 किलोग्राम मतलब 50 आता। 20 किलोग्राम से मेजर करता तुम्हारा वजन 55 किलोग्राम था, तो कितना आंसर आता? 20 के 2 रखता, 3 रखता तो बड़ा हो जाता है, इसका मतलब आंसर कितना लिखते? एक बार सारे लोग बोलना, तुम्हारा वाकई में वजन 55 के आसपास है। 55 समझते हो ना, 55, राइट। अब तुमसे बोला गया कि तौलने वाले के पास यूनिट 100 किलोग्राम की है, उससे छोटी है ही नहीं, तो तुम्हारा वजन कितना आएगा? 0 आएगा। तो उसने बोला तौलने वाले के पास 50 किलोग्राम की यूनिट्स हैं, तो तुम्हारा वजन कितना आएगा? 50 ही आएगा। एक 50 किलोग्राम का रख देगा, बोल देगा 50 किलोग्राम। क्यों? तौलने वाले का 20 किलोग्राम के यूनिट से, तो 2 रखेगा, तीसरा रख नहीं पाएगा, और 2 रखेगा तो आंसर इसी वजन का कितना आएगा? 40 किलोग्राम आएगा। अगर उसके पास 10-10 किलोग्राम के होते तो आंसर कितना आता? 50 किलोग्राम आता। 5-5 के होते तो 55 आता। इसका मतलब तुम्हारा ही वजन हर सिस्टम में बदल रहा है, हर मेजरमेंट में बदल रहा है, लेकिन ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट नहीं बदलता है, वो उतना ही रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती रहती, यूनिट चेंज होती रहती। अब उसने बोला इफ द रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन वेरियर यूनिट द एन इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट। क्या सही है? यूनिट बड़ी हो जाएगी तो एन छोटा हो जाएगा। ए पार्ट इज रॉन्ग। बी पार्ट, एन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ यूनिट, ये भी नहीं होगा। एन यू की वैल्यू कैसी आती है? एन यू की वैल्यू कांस्टेंट आती है। इसका मतलब तुम डिफरेंट सिस्टम्स में एक ही मेजरमेंट लिखोगे ना, याद रखना एन यू कांस्टेंट तब होता है जब तुम एक मेजरमेंट करके उसके कन्वर्जन्स करते हो। एन यू कांस्टेंट तब नहीं था जो एग्जांपल मैंने अभी दिया है। अच्छा 40 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 50 किलोग्राम क्या सेम? नहीं सेम, अलग अलग थे। ये सारे अलग अलग मेजरमेंट है। लेकिन मैं बोलता है किसी ने 55 किलोग्राम मेजर किया, फिर किलोग्राम को उसने ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो शायद मेजरमेंट सेम होता। तो जब भी कभी कोई पूछे तुमसे कि एनयू कांस्टेंट कब होता है, तो उसको बोल देना देयर मस्ट बी ए सिंगल मेजरमेंट, और इसके बाद अपने यूनिट के कन्वर्जेंस लगाते हैं। किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, किलोग्राम को किसी और यूनिट में लिखना है, ऐसी स्थिति में एनयू कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज डिफरेंट मेजरमेंट के लिए एनयू आज तक पूछा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर तो इसी फिराक में रहते हैं कि कुछ मिल जाए ऐसा तुम्हारे सोच के अगेंस्ट चला जाए। हो सकता है तुम्हें किसी साल एक सवाल मिल जाए कि एक ही ऑब्जेक्ट का वजन या उसकी वैल्यू 2 डिफरेंट मेजरमेंट से निकाली गई। तो पहला मेजरमेंट था N1U1, दूसरा मेजरमेंट था N2U2। क्या N1U1 और N2U2 सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? देयर आर 2 डिफरेंट मेजरमेंट्स। हाँ सेम मेजरमेंट होगा, यूनिट बदलते जाओ तो बोलोगे N1U1 इक्वल टू N2। एग्जामिनर तो ढूंढता है कि तुम गलती कहां करोगे, वो जानता भी कि तुमने क्या रटा होगा। तो ये बात कब बोलनी? Nu is constant only when you have taken a single measurement and rest you are changing the units for numerical values। बात समझ में आ गई? किसी ने बोला कि 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्जन है, मेजरमेंट नहीं बदला है। तुमने बोल दिया 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 2000 ग्राम आ गया। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी पार्ट करेक्ट होगा।
क्योंकि तो कांस्टेंट आ रहा है ना, तो n इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय u, इसका मतलब n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। अगर या ऐसे सोच सकते हो, यूनिट लेंथ डबल कर दो तो मेजरमेंट आधा हो जाएगा। चलो मैंने बोला कि मुझे इसकी लेंथ निकालनी ये वाली, और ये यूनिट था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बोलता है यूनिट मैंने डबल कर दी तो लेंथ कैसी हो जाती, हाफ हो जाती, तब तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई ना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एज MALBTC। The quantity mass A part can always be dimensionally represented in terms of LT and X. B part can never be dimensionally represented in terms of LT and X. May be represented in terms of LT and X if equal to 0. May be represented in terms of LT and X if is not equal to 0. अब सोचने की बारी आ गई। Suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of MLT, और x के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला उसने लिखा MALBTC। The quantity mass can always be dimensionally represented in terms of length, time and x. Can never be dimensionally represented in terms of length, time and x. और फिर कंडीशन बोलता है कि नॉन जीरो होगा, जीरो होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करें? अच्छा ऐसे सोचते हैं, x को हमने ऐसे लेकर, बट इसका मतलब तो नहीं कि x में m होगा, l होगा, t होगा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है m हो ही ना, हो सकता है l ही ना हो सकता है टाइम ना हो सकता है सारे हो, यही बात तो आएगी। तो अगर a की वैल्यू हम 0 कर दें, इसका मतलब x में मास था ही नहीं। गॉट इट और नॉट? क्वेश्चन रटने से नहीं आता, हम जो समझ तैयार करते हैं ना, सारे क्वेश्चन उसी सॉल्व होते हैं। एक उन लोगों के लिए और सलाह दे देता हूं, जैसे कुछ लोग का होता है कि हम क्वेश्चन के थ्रू सीखें और हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, हम क्लियरिटी नहीं लाएंगे, हम समझ नहीं लाएंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन करके सीखेंगे तो वो लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो जब हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं तो क्वेश्चन फिर हमें समझ में आने लगते हैं। जैसे ऑब्जर्व करना, मतलब कुछ लोग तो बोलते भी हैं कि अब घर में जाते हैं तो क्वेश्चन निकलने लगे। अगर कोई क्लास मन से कर रहा है फिर क्वेश्चन ट्राई कर रहा है तो उसको दिख रहा होगा क्वेश्चन खुद से होना शुरू हो गया। और ये सारा खेल है समझ का, हमें टॉपिक समझ में आए तो हम जब सेट उठाएंगे तो हमसे सॉल्व होंगे, कहीं कहेंगे फंसेंगे तो और सोचना सीखेंगे। अगर a की वैल्यू 0 होती, इसका मतलब x में मास है ही नहीं, l में वैसे भी नहीं था, टाइम में वैसे भी नहीं था। इसका मतलब जब x में मास नहीं है, l में मास होता नहीं है, टाइम में मास होता नहीं है, तो क्या मास x l और t के फॉर्म में लिखा जा सकता है? उसने बोला a 0 कर दो, तो a की वैल्यू अगर 0 कर देते, इसका मतलब क्या था? x में मास नहीं है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल। अब कहते हैं मास लिखना है, तो x में मास था नहीं, l में मास होता नहीं है, t में मास होता नहीं, तो क्या फिर मास x l और t के फॉर्म में लिखा जा सकता है? चलो मैं तुम्हें 3 क्वांटिटीज देता हूं, एक वेलोसिटी देता हूं, एक एक्सलरेशन देता हूं और एक एंगुलर एक्सलरेशन देता हूं। क्या तुम इन 3 क्वांटिटी से मास लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि तीनों में मास नहीं था। आंसर समझ में आ गया होगा। गॉट इट और नॉट? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है ही नहीं, ए पार्ट नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन।
सही गलत? एक क्वांटिटी ऐसी बोल रहे जिसके पास यूनिट नहीं, तो सीधे ऐसे सोचो ना, जिसके पास यूनिट नहीं है, उसके पास मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं, टेम्परेचर नहीं है, करंट नहीं है, मोल नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी नहीं है, रेडियन भी नहीं है, और साथ में स्टेरेडियन भी नहीं है, मतलब डायमेंशन तो उसकी वैसे भी नहीं हो सकती। लेकिन लिखा क्या? अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशंस, तो शायद ही गलत लिखा हुआ है। A unitless quantity is always dimensionless, इसका मतलब सारी डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। Always has a non-zero dimension. A unitless quantity always has a non-zero dimension. क्या दोनों एक ही बातें लिखी है ऊपर और नीचे? Always has non-zero dimension. कहां से डायमेंशन आ गई? डायमेंशन का मतलब पावर्स, पावर तो जीरो आना है, वो क्या बोल रहे हैं? नॉन जीरो। सी पार्ट में मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, क्या सही हो सकता? मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, हो ही नहीं सकता। यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस तो पक्का हो गए। आगे लिखते डज नॉट एग्जिस्ट। अब यार सोचना पड़ गया, तो कौन सा सही होगा? ए पार्ट। ए पार्ट कैसे सही होगा चेक करते हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो, हाँ यही तो सही होगा, मतलब उसके पास डायमेंशन हमेशा कितनी आएंगे? जीरो आएंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं 6 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूं। हाँ फोर्थ, अच्छा फोर्थ रह गया। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, सही है गलत? डायमेंशनलेस तो रेडियन भी था, मतलब एंगल भी था, तो ये पार्ट गलत हो गया। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑलवेज हैज अ यूनिट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के पास नहीं होता है, तो ऑलवेज भी गलत हो गया। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये सी पार्ट करेक्ट आएगा। क्या समझ में आ गया? राइट। अब आते हैं 6 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, ऐसे करके ऐड करते जाओ, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हटा दें तो कोई फर्क तो पड़ता है क्या? डायमेंशनली कोई फर्क पड़े? चलो किसी ने बोला a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू a, तो डायमेंशनली तो ये भी सही होगा ना कि a2 प्लस a3 इक्वल टू है। क्या डायमेंशनली करेक्ट हो? 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज सम लेंथ, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर विल ऑल्सो बी सम लेंथ। इसका मतलब अगर इससे इंटीग्रेशन हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम इसी क्वेश्चन को ऐसे देखो। अब जैसे उसने साइन इनवर्स लिखा है ना, इनवर्स फंक्शन डिस्कस करूंगा, तो मैं इतना बोल सकता हूं इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्वांटिटी कैसी होगी? डायमेंशनलेस होगी। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ये दोनों भी कैसी होंगी? डायमेंशनलेस होगी। इसका मतलब जो डायमेंशन x का आएगा वही डायमेंशन a का भी आएगी। इसके अंदर से एक बात पता चल गई कि जो डायमेंशन x की आएगी वही डायमेंशन a की भी आएगी, और वो बात हमें यहां से ही पता चलती। कैसे? ये वाली क्वांटिटी इसमें सब्ट्रैक्टेड है, तो दोनों की डायमेंशन सेम आएंगी। तो ax की डायमेंशन अगर x स्क्वायर की है तो x की डायमेंशन a की डायमेंशन होगी, राइट? तो इसकी डायमेंशन को हम, ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गई, ये वाली भी कैसी हो गई? डायमेंशनलेस हो गई। इसको बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर लिखा होगा, और एक्स स्क्वायर का रूट कर दिया तो ये भी क्या लिखा है? एक्स लिखा हुआ है। और जो डायमेंशन एक्स की आएंगी वही इसके चेंज की आएंगी। तो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी लिखी है उस क्वांटिटी के बारे में मैं एक बात बोल सकता हूं, दिस होल क्वांटिटी इज, ये वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी होगी? ये वाली क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, और ये डायमेंशन लेस ऑलरेडी होगी, लेकिन a टू द पावर n में a कैसा था? उसके पास डायमेंशन थी, लेकिन इसको डायमेंशन लेस होना है। इसका मतलब
ए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डायमेंशन है उसकी, तो क्या ही जीरो हो सकता है, एन की वैल्यू जीरो। कौन सा पार्ट करेक्ट होगा?